हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आपका रिवीजन? स्वागत है आपका एक बार फिर से फाइटर 1.0 बैच में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जनन स्वास्थ्य। इस टॉपिक में देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फिनिश किया था क्या? रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उस टाइम पे हम लोगों ने फिनिश किया था। यहां पे आप देखिए कि पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। अब उससे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य रखते हैं, एक डेफिनेशन दी जाती है हेल्थ के बारे में, और यहां पर हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कहा है, के बारे में चर्चा करेंगे। हम जनन स्वास्थ्य शब्द से क्या तात्पर्य समझते हैं। यह शब्द साधारणतः स्वस्थ जनन अंगों, पहला पॉइंट एक ये याद रखिएगा, और उसके सामान्य प्रकारों से संबंधित है। वस्तुतः यह एक व्यापक प्रक्षेप को दर्शाता है जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक और सामाजिक पहलू, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे भावनात्मक शब्द भी है और सामाजिक शब्द भी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम लोग बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक, ये सारे के सारे शब्द आपको शामिल करने हैं। और साथ में सामाजिक स्वास्थ्य है ना, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों के जननांग शारीरिक रूप से और प्रकारात्मक रूप से सामान्य हो। दोनों चीजों हैं, है ना। यहाँ पे शारीरिक रूप भी दिया है और प्रकारात्मक रूप भी दिया है। यौन संबंधी सभी पहलुओं जिनमें उनकी भावनात्मक और व्यवहारिक, ये वाले शब्द याद रखिएगा। ये चार शब्द जो उन्होंने जिक्र करा है उन्हीं को लेकर उन्होंने कहा है। कौन कौन से थे? शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक। व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हो। जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है और इसके लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जानी चाहिए। देखते हैं कौन कौन सी विधियों के बारे में एनसीईआरटी ने कहा है। जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियां, कि विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश है, इसको याद रखिएगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाकर दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। विश्व में भारत ही पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और कार्यक्रमों की शुरुआत करी। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि पहला कौन सा देश है जिसने इसके बारे में सोचा, तो वो कौन है? भारत है। इन कार्यक्रमों को पहले परिवार नियोजन और अभी ना कहा जाता है परिवार कल्याण, है ना, फैमिली वेलफेयर। पहले बोलते थे फैमिली प्लानिंग, अब बोलते हैं फैमिली वेलफेयर के नाम से जाना जाता है। और इनकी शुरुआत हुई है 1951 में। 1951 में भारत की आजादी के बाद पहला सेंसस हुआ था, मतलब उसके बाद से ही ये चीजें स्टार्ट हुई हैं। पिछले दशकों में समय समय पर इनका आवधिक मूल्यांकन, ये सब दिया गया है। आवधिक मूल्यांकन का मतलब क्या है कि यहां पर आप देखिए सेंसस हर 10 साल में एक बार होता है, और सेंसस के द्वारा ही हम अपने देश की आबादी पता करते हैं और वहां पर उनमें होने वाली समस्याओं के बारे में भी जानते हैं कि कहां पर क्या समस्या है। तो जो उन्होंने लिखा है कि आवधिक मूल्यांकन भी किया जाता है, तो मूल्यांकन किसके बेस पे? सेंसस के बेस पे। जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जिन्हें कहा जाता है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसको भी शामिल कीजिएगा। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, ये रहा, इसको याद रखिएगा। हो सकता है वो RCH का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ले, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना, ये काम का है कि आखिर लोगों को अवेयर करना इस चीज के बारे में। और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। श्रव्य तथा दृश्य, जिन्हें उन्होंने नाम दिया है ऑडियो विजुअल, और मुद्रित सामग्री, प्रिंटेड, है ना, की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन
इन गैर सरकारी संगठन को अंग्रेजी में कहा जाता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। क्या बोलते हैं इन्हें? एनजीओ। आगे चलते हैं हम लोग। गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। मतलब इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है, साथ में गैर सरकारी संगठन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है। उपयुक्त सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी, शिक्षक एवं मित्रों की भी प्रमुख भूमिका है। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल है। आप देखिए आपके में क्लास 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों ही चैप्टर को शामिल किया गया है, ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास ना करें। तो इस शब्द को याद रखिएगा। कभी कभार वो एक स्टेटमेंट उठाते हैं और पूछते हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, तो वहां पर यही लिख देते भ्रांतियों पर विश्वास करें, ये ना शब्द वहां से हटा देते हैं। तो एक एक वर्ड जो है एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हर छोटे से छोटे शब्द को भी ध्यान से पढ़िएगा जो है, और उन्हें यौन संबंधी गलत धारणाओं से छुटकारा मिल सके। लोगों को जननांगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोग जिन्हें एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या एसटीआई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहते हैं, एवं एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किसको? किशोर आयु वर्ग में, है ना। ये याद रखिएगा, विशेष रूप से किसकी बात कर रहे हैं वो? किशोर आयु वर्ग। सामान्य तौर पर हम इन्हें टीनेजर्स कहते हैं। में जनन संबंधी स्वास्थ्य जीवन बिताने में सहायक होती है। लोगों को शिक्षित करना बहुत अच्छी तकनीक है, विशेष रूप से जननक्षम जोड़ी तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है। उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक या गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव्स विकल्पों तथा गर्भवती माताओं की देखभाल और मां और बच्चे की प्रसवोत्तर पोस्ट नेटल देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व। देखिए स्तनपान के महत्व के बारे में जब हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो वहां पे जिक्र आया था कि जब प्रसव के बाद पहली बार मिल्क निकल के आता है, जैसे नाम दिया गया था क्यूस या फिर खीस, अंग्रेजी में उसको बोला गया था कोलोस्ट्रम, जहां पर यह बताया गया था कि वो पोषक तो है ही, साथ साथ में उसमें एंटीबॉडीज भी होते हैं और यही एंटीबॉडीज उसे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में भी मदद करते हैं। तो यही उन्होंने लिखा कि स्तनपान के महत्व, कि बच्चे को पोषण तो मिलता ही है, साथ में प्रतिरक्षा भी मिलती है। बच्चे की प्रसवोत्तर देखभाल आदि के बारे में स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को समान महत्व एवं समान अवसर देने की जानकारियों आदि से जागरूक स्वास्थ्य परिवारों का निर्माण होगा। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, ताकि लोग इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन, इसको याद रखिएगा, सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यवसायिक विशेषज्ञता, है ना, मेडिकल प्रैक्टिशनर, तथा भरपूर भौतिक सहारों की अच्छी मशीनें, हॉस्पिटल्स होना चाहिए। लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि प्रेगनेंसी, प्रसव, यौन संचारित रोग, एसटीआई या एसटीडी जिन्हें कहा जाता है, गर्भपात, एबॉर्शन, गर्भ निरोधक और ऋतुस्राव या माहवारी संबंधी समस्याओं, बंधता, स्टेरिलिटी या बांझपन जिसे कहा जाता है आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। समय समय पर बेहतर तकनीकों, ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि कैसे करके इसे अचीव किया जा सकता है, कि टाइम टाइम पर आप जानते हैं मेडिकल टेक्नोलॉजी पहले से काफी ज्यादा एडवांस हुई है, कि समय समय पर बेहतर तकनीकों या नई कार्य नीतियों को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है, ताकि लोगों की अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके।
बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की, इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसको भी एज ए स्टेटमेंट उठाते हैं और वहां पर शब्दों को बस हेर फेर कर देते हैं कि बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए एमनियोसेंटेसिस। देखिए पहली बात तो यह कि एमनियोसेंटेसिस होता क्या है। एमनियोसेंटेसिस में क्या रहता है, गर्भ के चारों ओर मौजूद जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इंजेक्शन की सहायता से उसे निकाल लिया जाता है और उसे लेबोरेटरी भेज दिया जाता है चेकअप के लिए। बेसिकली ये टेक्निक जो खोजी गई थी वो आनुवांशिक विकारों का पता करने के लिए खोजी गई थी कि जो गर्भ है उसमें कोई आनुवांशिक विकार तो नहीं है जिसे ट्रीट ना किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ उस एमनियोसेंटेसिस टेक्निक से हम उस गर्भ का लिंग पता करते हैं कि वो नर है या फिर मादा है। ऐसे में उन्होंने लिखा है मादा भ्रूण हत्या, कि जहां पर यह पता चलता है कि वो मादा है तो वहां पर मादा भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा होने लगी, इसलिए एमनियोसेंटेसिस पर बैन लगा दिया गया। जांच लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध, ये देखिए इसको बैन कर दिया गया है। तथा व्यापक बाल प्रत्यक्षीकरण, वैक्सीनेशन, टीकाकरण। आप जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो नवजात शिशु से वहां पर आप देखिए शुरुआत से ही उसमें वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया जाता है। आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। एमनियोसेंटेसिस में ये मिल गया कि एमनियोटिक द्रव में घुले पदार्थों व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, इस विधि से भ्रूण में होने वाले विभिन्न, इसको याद रखिएगा किसके लिए इसे खोजा गया था, इसे खोजा गया था, ये डबल स्टार लगा के लिखिएगा, है ना, किस लिए खोजा गया था, विभिन्न आनुवांशिक विकारों का पता करने के लिए, जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां, वही एनजीओज, नई विधियां तलाशने या विद्यमान को ही, दोनों तरीके हैं, या तो नई टेक्निक को खोजा जाए या जो आपके पास है उसे ही बेहतर बनाया जाए, का काम करने हैं। क्या आप जानते हैं कि सहेली, इसका जिक्र आगे आ जाएगा, सहेली एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसका निर्माण लखनऊ की सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया है। ठीक है, गर्भनिरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, इसको अंग्रेजी में शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, कहां पे है, लखनऊ में, और ये साप्ताहिक ली जाने वाली गोली। यौन संबंध मामलों के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा या सहायता प्राप्त, प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। ये बात सही है कि मेडिकल टेक्नोलॉजी जब से ज्यादा एडवांस हुई है तब से जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जिसे हम IMR और MMR कहते हैं, MMR मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और IMR मतलब इन्फेंट मतलब शिशु की मोर्टेलिटी रेट। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है। यौन संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सीय सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देते हैं। जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण क्या क्या है और कैसे है, यहाँ पे कुछ डाटा दिए गए हैं। ये डाटा आप कोशिश ये करेंगे कि इंग्लिश मीडियम की NCERT में जिन शब्दों का इस्तेमाल करके दिया गया है आप वैसे ही याद करें, जो है ना, या जैसे भी आपको याद रखना है बस ये रख सकते हैं कि जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण पिछली शताब्दी मतलब 1900 से लेकर 2000 तक की बात चल रही है, किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी विकास से लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती है। आप देखेंगे कि पिछले 100 सालों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। सन 1900 में देखिए दो डाटा दिए गए हैं, एक है 1900 में, ठीक है, 1900 में विश्व की जो जनसंख्या थी वो थी लगभग 200 करोड़। कितनी है? 200 करोड़। ये बात हो रही है किसकी? विश्व की। जो इसने कहा है बस अपन को वैसे ही लिखना है। विश्व की जनसंख्या लगभग 2 अरब या 2 मिलियन, आप ऐसे याद रखेंगे, 200 करोड़ थी, जो सन 2000 में ईस्वी में तेजी से 1900 में कितनी थी? 200 करोड़, और सन 2000 में हो गई कितनी? 600 करोड़, और सन
2011 में यही संख्या लिखी है 720 करोड़, है ना। ये बात हो रही है किसकी? विश्व की। 6 अरब हो गई जो सन 2011 में 7.2 अरब पाई गई। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई, इसको भी देख लीजिएगा। ये बात हो रही है किसकी? विश्व की। अब बात करते हैं किसकी? भारत की। कि भारत में कब है कि भारत में जो देश की आजादी के समय, लगभग आजादी के बाद जो पहला सेंसस हुआ है वो हुआ है 1951 में। तो हम भी उसी सेंसस की ही बात कर रहे हैं कि आजादी के लगभग कितना, तो पहला सेंसस हुआ है 1951 में। हमारी जनसंख्या थी लगभग 35 करोड़। कितनी है? 35 करोड़। वह सन 2000 में तीव्र जनसंख्या दर से 1 अरब, सन 2000 में हम कितना हो गए? 1 अरब मतलब 100 करोड़। ठीक है। सन 2011 में यही लगभग है 121 करोड़। सन 2011 में कितना है? लगभग 121 करोड़। ठीक है। ये डाटा है विश्व के, और ये डाटा जो दिए गए हैं ये दिए गए हैं किसके? भारत के। अर्थात 100 मिलियन के ऊपर पहुंच गई तथा 2011 में 1.2 बिलियन हो गई। इसका मतलब कि आज दुनिया का हर छठा आदमी कौन है? एक भारतीय है। इस सब का कारण संभवतः मृत्यु दर में, देखिए जन्म दर में कमी आई है ये बात सही है, लेकिन मृत्यु दर में उससे भी ज्यादा कमी आई है। तो जनसंख्या बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? मृत्यु दर में तीव्र गिरावट। मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। हालांकि हम अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो की है, लेकिन यह कमी कैसी है? नाम मात्र की, कोई बहुत ज्यादा कमी इसमें नहीं हुई है। 2001 ईस्वी के जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग कितनी है? 2% है। यानी प्रति व्यक्ति में कितने हैं? 20 व्यक्ति। इस वृद्धि दर से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है, जैसे कि अन्न, आवास और कपड़े। हमने भले ही इन पदों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है, इसलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि को काबू में रखने के लिए कुछ गंभीर उपाय किए जाएं। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु, लघु परिवार मतलब छोटा परिवार, आपने स्लोगन सुना होगा, छोटा परिवार सुखी परिवार, वो इसी चीज को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किए जाएं। आपने शायद संचार माध्यमों में विज्ञापनों के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर एवं पर्चे भी देखे होंगे, जहां एक खुशहाल जोड़े के साथ 2 बच्चों का परिवार हम दो हमारे दो नारे के साथ प्रदर्शित किया जाता है। हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। और अगर आप शहरों में देखें तो आजकल जो है युवा जो है हम दो हमारे एक पर भी काम कर रहे हैं। ऐसा लिखा है कि बहुत सारे जोड़ों ने, विशेष रूप से कहां? शहरों में के कामकाजी युवा दंपतियों ने हम दो हमारा एक, इसको याद रखिएगा, कहां की बात चल रही है? शहरों की, का नारा अपनाया है। विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए कितनी? 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए कितनी? 21 वर्ष। इसको भी आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि एज कितना है शादी के लिए। तो यहां पर स्त्री के लिए कितना है? स्त्री के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए कितना है? पुरुष के लिए 21 वर्ष को निर्धारित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है। यहां पर कुछ तकनीक बताई गई हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, गर्भ निरोधक विधियां कहते हैं। कौन कौन सी तकनीकें देखते हैं। एक आदर्श गर्भनिरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए, यह पहली डिमांड है। आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ये भी एक डिमांड है। प्रभावी होना चाहिए, ये भी एक डिमांड है। जिसका कोई साइड इफेक्ट या कोई भी उसका दुष्प्रभाव ना हो, और हो भी तो बहुत कम हो, या हो तो भी कम से कम। इसके साथ ही यह उपयोगकर्ता की कामेक्षा, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक ना हो। आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध है
उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कैसे कैसे? यहाँ पे पहली विधियां हम पढ़ेंगे प्राकृतिक विधियां, दूसरे में हम पढ़ेंगे रोधक विधियां, तीसरे में हम पढ़ेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, चौथे में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और पांचवी होगी सर्जिकल। इन 5 तकनीकों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर से सुनिएगा क्या कहा? प्राकृतिक विधियां, रोधक विधियां, अंतः गर्भाशय युक्ति, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और पढ़ेंगे सर्जिकल। 5 मेथड पढ़ेंगे, देखते हैं कि करके। पहली जो उन्होंने दी है वो है प्राकृतिक विधियां, नेचुरल मेथड्स। ये विधियां अंडाणु एवं शुक्राणु के संगम को रोकने, इसको याद रखिएगा, यहां पर पूछ सकते हैं कि ये टेक्निक किस चीज पर काम करती है। इनमें से 3 मेथड है। एक है आवधिक संयम, है ना, आवधिक संयम पीरियडिक एब्स्टिनेंस, जिसमें एक दंपति माहवारी चक्र के 10वें से ये भी पूछा जा सकता है कौन से कौन से दिन के बीच। आप जानते हैं कि 10वें से 17वें दिन का जो टाइम पीरियड है ये वो टाइम पीरियड है जहां पर निषेचन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस अवधि के दौरान निषेचन एवं उर्वर गर्भधारण के अवसर बहुत ही अधिक होने के कारण इसे निषेच अवधि भी कहते हैं। तो इस दौरान जो है मैथुन या सहवास से बचना चाहिए, इसलिए इसका नाम दिया गया है आवधिक संयम। नेक्स्ट, इस तरह से इस दौरान मैथुन या सहवास ना करने पर यह लिखा मिल गया गर्भधारण से बचा जा सकता है। दूसरा है बाह्य स्खलन या अंतरित मैथुन, इसे विड्रॉल मेथड या फिर क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं। यहां पर हो क्या रहा है कि एक अन्य विधि है जिसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर स्खलन से ठीक पहले, देखिए इजैकुलेशन नॉर्मली कराया जाता है कहां? वेजाइना में, और इस टेक्निक में क्या करते हैं, इजैकुलेशन से पहले ही पीनस को वेजाइना से बाहर निकाल लिया जाता है। वीर के स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपना लिंग बाहर निकालकर वीर सेचन से बच सकता है। स्तनपान अनार्थक लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और मेंस्ट्रुअल चक्र शुरू नहीं होता है। एनसीईआरटी ने इसके लिए कहा है कि मैक्सिमम टाइम जो हो सकता है वो हो सकता है 6 महीने, इससे ज्यादा ये टाइम नहीं जाएगा। लेकिन ये टाइम भी कोई ज्यादा फिक्स नहीं है, वो कभी भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कितना है? वो 6 महीने। वो भी तब जब कोई मां अपने बच्चे को अपने दूध के अलावा कुछ और ना पिलाए या खिलाए। इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान, ये देखिए ये पूर्णतः शब्द लगा है, कराना जारी रखती है, इस दौरान शिशु को मां के दूध के अलावा ऊपर से पानी या अतिरिक्त दूध भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह अवधि 4 से 6 माह की होती है। गर्भधारण के अवसर लगभग 0 होते हैं। यह विधि प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा, ये मिल गया पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा कितना? 6 माह की अवधि तक ही कारगर मानी गई है। चूंकि उपयुक्त विधियों में किसी दवा या साधन का उपयोग नहीं होता है, इसीलिए तो प्राकृतिक विधियां कहा। अतः इसके दुष्प्रभाव लगभग 0 के बराबर है। हालांकि इनके असफल रहने की दर भी काफी अधिक होती है। तो ये पहली मेथड होगी हमारी कौन सी? प्राकृतिक विधियां। दूसरी हमारे पास कौन सी है? रोधक विधियां। रोध विधियां के अंतर्गत रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है। इस प्रकार के उपाय पुरुष एवं स्त्री, इस शब्द को याद रखिएगा, ये दोनों के लिए अवेलेबल है। सामान्यतः जैसे ही हम लोग कॉन्डोम का नाम सुनते हैं, जैसा कि यहां पे दिया गया है, दिमाग में एक ही चीज आती है कि वो सिर्फ मेल के लिए अवेलेबल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनसीईआरटी ने मेल कॉन्डोम के अलावा फीमेल कॉन्डोम का डायग्राम भी बना के दिया है। इससे पता चलता है कि कॉन्डोम सिर्फ मेल के लिए ही नहीं, फीमेल के लिए भी अवेलेबल होती है। कॉन्डोम आदि रोधक उपाय हैं जिन्हें पतली रबर या लेटेक्स से बनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, ताकि इसके उपयोग से पुरुष के लिंग या स्त्री की योनि, डिपेंड करता है कि क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मेल कॉन्डोम है तो पुरुष के लिंग, और अगर फीमेल कॉन्डोम है तो स्त्री की योनि एवं गर्भाशय ग्रीवा को संभोग से ठीक पहले। यहां पर यह भी एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया जहां पर संभोग के ठीक बाद ऐसे करके लिख दिया है। अब संभोग के बाद अगर हम इस्तेमाल करेंगे फिर तो कोई फायदा है ही नहीं, तो वहां पर वो स्टेटमेंट कैसा हो जाता है? गलत हो जाता है। ढक दिया जाए और इसके शुक्राणु स्त्री के जनन मार्ग में नहीं घुस सके, यह गर्भधारण को बचा सकता है। आगे चलते हम लोग। पुरुषों के लिए
कॉन्डोम का एक मशहूर ब्रांड क्या नाम है? निरोध है, काफी लोकप्रिय है। हाल ही के वर्षों में कंडोम के उपयोग में तेजी से वृद्धि हुई है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अनचाही प्रेगनेंसी से ही नहीं बचाता है, इसके अलावा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है। तो दो फायदे हैं इसके, क्योंकि इससे गर्भधारण के अलावा, ये देखिए गर्भधारण तो है ही, साथ में यौन संचारित रोगों तथा एड्स से बचाव जैसे अतिरिक्त लाभ है। स्त्री एवं पुरुष दोनों के ही कॉन्डोम बाकायदा यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। के बाद फेंकने वाले होते हैं, मतलब सिंगल टाइम यूज है, यूज एंड थ्रो वाले हैं। इन्हें स्वयं ही लगाया जाता है, सेल्फ इंसर्टेड है और इस तरह उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। इसके अलावा ये तो हो गए कॉन्डोम के बारे में जो मेल और फीमेल दोनों के लिए, लेकिन आगे की जो चीज दी है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल की दी है। क्या है? डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट। आज भी रबर से बने रोधक उपाय है जो स्त्री के, इस शब्द को अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन में मत जाना कि दोनों के लिए ही सारी है, नहीं, कॉन्डोम दोनों के लिए है, लेकिन ये जो चीजें दी है वो किसके लिए? सिर्फ स्त्री के लिए। मार्ग में सहवास के पूर्व गर्भाशय ग्रीवा को ढकने के लिए लगाए जाते हैं। ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर शुक्राणुओं के प्रवेश को रोककर गर्भधारण से छुटकारा दिलाते हैं। इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जाता है, रीयूजेबल है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जबकि कॉन्डोम कैसे थे? वो वन टाइम यूज थे। कॉन्डोम वन टाइम यूज है और ये टेक्निक जो है वो रीयूजेबल है। इसके साथ ही इन रोधक साधनों के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीम, स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेली या फोम का प्राय इस्तेमाल किया जाता है, जो इसकी इफेक्टिवनेस को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे इनकी गर्भ रोधक क्षमता काफी बढ़ जाती है। आगे चलते हैं हम लोग। आप ये डायग्राम देखें, ये कॉपर टी, एक कॉपर का वायर यहां लिपटा हुआ होता है और शेप आप देख रहे हैं, शेप कैसा है? इसमें टी शेप है ना, इसलिए इसका नाम हो जाता है कॉपर टी। आगे चलते हैं हम लोग। भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि कौन सी है? अंतः गर्भाशय युक्ति, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिन्हें शॉर्ट में कहा जाता है IUD का उपयोग है। ये युक्तियां डॉक्टरों या अनुभवी नर्सों द्वारा योनि मार्ग से कहा? गर्भाशय में लगाई जाती है। गर्भाशय में लगाई जाती है, इसलिए नाम है अंतः। अंतः मतलब अंदर, कहा? गर्भाशय, तो अंतः गर्भाशय युक्ति। आजकल विभिन्न प्रकार की अंतः गर्भाशय युक्तियां उपलब्ध हैं। इन्हें तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक है नॉन मेडिकेटेड, एक है कॉपर लीजिंग और एक है हार्मोन लीजिंग। लगाई जाती हैं, जैसे कि औषधि रहित, ये हो गई नॉन मेडिकेटेड, ये हो गई हमारी पहली कैटेगरी। और इसका उदाहरण क्या है? लिपेज लूप। आप यही याद रखिएगा, इसको कॉलम 1 कॉलम 2 बनाकर पूछ सकते हो, पूछें क्रॉस द मैचन, है ना, कि यहां पर पहला कौन सा है? नॉन मेडिकेटेड, उदाहरण है लिपेज लूप। दूसरा है कॉपर लीजिंग, जिसका नाम है कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टी लोड 375। और तीसरा है हार्मोन रिलीजिंग। तो यहां पर कितनी कैटेगरी होगी? 3, और आपको तीनों के उदाहरण याद रखने हैं, जैसे प्रोजेस्टासाइड और LNG-20। आयुडी गर्भाशय के अंदर कॉपर का आयन मोचित होने के कारण, देखिए ये बात हो रही है किसकी? तांबा मोचक वाले की। इससे क्या हो रहा है? शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देती है, जिससे शुक्राणु की गतिशीलता और उनकी निषेचन क्षमता को कम करती है। ये टाइप हो गया किसका? इसका। इसके अतिरिक्त आयुडी हार्मोन को गर्भाशय में भ्रूण के रोपण के लिए कैसी बनाती? उपयुक्त। ये किसकी हो गई? हार्मोन रिलीजिंग वाली। तथा गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणुओं का विरोधी बनाती है। जो औरतें गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल चाहती हैं, गैप बिटवीन टू चाइल्ड्स, उनके लिए आयुडी आदर्श गर्भनिरोधक है। और भारत में गर्भनिरोध की यह विधियां व्यापक रूप से प्रचलित हैं। ये दूसरी टेक्निक होगी। देखिए क्या क्या टेक्निक हमारे पास होगी? हमारे पास प्राकृतिक विधियां हो गई, हमारे पास जो है रोधक विधियां हो गई, और हमारे पास जो है अंतः गर्भाशय युक्तियां। अब आते हैं चौथी चीज हमारे पास क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो मेडिसिन से बनी है। बेसिकली प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का कॉम्प्लेक्स। देखेंगे कि महिलाओं द्वारा खाया जाने वाला अन्य गर्भनिरोधक प्रोजेस्ट्रोजन ये रहा, अथवा जो उन्होंने लिखा है प्रोजेस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन का कॉम्प्लेक्स संयोजन है, जिसे थोड़ी मात्रा में मुंह द्वारा लिया जाता है। यह मुंह से टिकिया, यहां टिकिया थोड़ा अजीब लगता है बोलने में, पिल्स या टैबलेट फॉर्म में ली जाती हैं, के रूप में ली जाती हैं, और ये गोलियां या पिल्स के नाम से लोकप्रिय हैं।
ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती हैं और इन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रथम 5 दिनों में, कब से, मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करनी चाहिए। ये काम का पॉइंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग फेज जब से स्टार्ट होती है उसके पहले दिन से ही इसे शुरू किया जाता है। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद, जब 7 दिन के अंतर के बाद क्या होगा, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी, इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक गर्भनिरोध की आवश्यकता होती है। कैसे काम करती हैं, ये डबल स्टार लगा के लिखिएगा कि इनके काम करने का तरीका क्या है। ये अंडोत्सर्ग और इम्प्लांटेशन को रोकती हैं, और कोई एक ऑप्शन चुनना पड़े तो पहले उन्होंने अंडोत्सर्ग लिखा है तो हम वही लिखेंगे। ये अंडोत्सर्ग को रोकती है के साथ साथ गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा की गुणता को भी बदल देती है, जिससे शुक्राणुओं के प्रवेश पर रोक लग जाती है अथवा उनकी गति मंद हो जाती है। यह गोलियां बहुत ही प्रभावशाली है तथा बहुत कम साइड इफेक्ट वाली होती हैं तथा औरतों द्वारा यह खूब स्वीकार है। सहेली, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हुआ था कि सहेली नामक नई गर्भनिरोधक गोली, जिसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है, एक नॉन स्टेरॉयडल, इसको डबल अंडरलाइन कीजिएगा, इस शब्द के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहता है। एक नॉन स्टेरॉयडल सामग्री है और यह हफ्ते में एक बार, वीकली, हफ्ते में एक बार, आप अगर इससे पहली बार देखें तो वो लगातार 21 दिनों तक लेनी है और इसे हफ्ते में सिर्फ एक बार लेना है। ली जाने वाली गोली है, इसके दुष्प्रभाव बहुत कम है तथा यह उच्च निरोधक क्षमता वाली है। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्ट्रोजन अकेले या फिर ईस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन भी टीके या त्वचा के नीचे, इनको याद रखिएगा, इन्हें हार्मोन्स के द्वारा बनाया गया है और ये स्किन के नीचे लगाई जाती हैं। इन्हें कहा जाता है इम्प्लांट्स। क्या बोलते हैं इन्हें? इम्प्लांट्स कहा जाता है ना? तो जो इन्होंने लिखा ना त्वचा के नीचे, तो ये है वो इम्प्लांट। ये भी हार्मोन्स के ही बने हैं के रूप में किया जा सकता है। इसके कार्य की विधि भी ठीक गर्भनिरोधक गोलियों की भांति ही होती है, होगी ही होगी, क्योंकि ये भी किसके बने हैं? हार्मोन्स के ही बने हैं तथा काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होते हैं। मैथन के 72 घंटों के भीतर ही, ये भी है, इन्हें इमरजेंसी पिल्स कहा जाता है। 72 घंटों के भीतर ही प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन कॉम्प्लेक्स का प्रयोग या आईओडी, इसके लिए भी लिखिएगा, ये भी बहुत जरूरी है, को आपातकालिक गर्भनिरोधक के रूप में बहुत ही प्रभावी पाया गया है और इन्हें बलात्कार या सामान्य लापरवाही पूर्ण असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होने वाली संभावित प्रेगनेंसी से बचने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टेक्निक आ जाती है सर्जिकल। देखिए, प्राकृतिक विधियां हो गई, रोधक हो गई, आईओडीज हो गई और ये की हो गई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब जो लास्ट टेक्निक है वो है सर्जिकल। सर्जिकल में क्या होता है, हम फीमेल के केस में फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध देते हैं, इसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, और मेल के केस में जो है हम वास डिफरेंस को काट के बांध देते हैं, इसे वेसेक्टोमी कहा जाता है। आम भाषा में हम इसे पुरुष और महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। कि शल्य क्रिया विधियां, जिन्हें बंदीकरण भी या स्टरलाइजेशन भी कहते हैं, प्राय उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए, मतलब एज ए परमानेंट मेथड हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वे इसे स्थायी माध्यम के रूप में पुरुष स्त्री में से कोई भी एक अपनाना चाहते हैं। शल्य क्रिया की दखलंदाजी से युग्मक परिवहन, इसको अंडरलाइन की, ये नहीं कहा गया है कि युग्मक निर्माण, युग्मकों का निर्माण तो होगा, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण तो होता रहेगा, लेकिन उनका परिवहन नहीं हो पाएगा। तो इस शब्द को याद रखिएगा, यहां पे निर्माण नहीं है, यहां पर परिवहन लिखा हुआ है। परिवहन रोक दिया जाता है, फलता है गर्भधारण नहीं होता है। आगे चलते हैं हम लोग। बंधकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए क्या वैसेक्टोमी तथा महिलाओं के लिए क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। जनसाधारण इन क्रियाओं को सामान्यतः पुरुष या महिला नसबंदी, जो थोड़ी देर पहले आपको बताया, के नाम से जानते हैं। शुक्रवाह की बात करते हैं कि वैसेक्टोमी में क्या हो रहा है, अंडकोश है ना, स्क्रोटम में एक छोटा सा चीरा मारकर छोटा सा भाग काटकर निकाल अथवा बांध दिया जाता है, जबकि स्त्री में देखें तो उदर में छोटा सा चीरा मारकर अथवा योनि द्वारा डिंब वाहिनी नली का छोटा सा भाग निकाल कर या बांध दिया जाता है। इसी हमने नाम क्या दे दिया, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी।
यह तकनीकें बहुत ही प्रभावशाली हैं, पर इनके रिवर्सिबिलिटी पूर्व स्थिति में लाने की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। इसी चीज को समझाने के लिए यहां पर डायग्राम दिया गया है और ये डायग्राम पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से ट्यूबेक्टोमी कौन सी है और वैसेक्टोमी। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर वास्ट डिफरेंस को काट के बांध दिया गया है और यहां पर देखें तो फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया गया है। इसे बोलेंगे वैसेक्टोमी और इसे बोलेंगे क्या, ट्यूबेक्टोमी। आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि उपयुक्त गर्भनिरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सा कर्मी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी टेक्निक जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के अलावा कोई और करेगा तो वहां पर आप देखते हैं वैसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी दोनों में ही चीरा लगाया जा रहा है, तो इन्फेक्शन होने के भी चांसेस रहते हैं। या विशेषज्ञ की परामर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जनन स्वास्थ्य के रख रखाव हेतु गर्भनिरोधक नियमित रूप से अपेक्षित नहीं होते। वास्तव में इनका उपयोग प्राकृतिक प्रक्रिया जनन जैसे गर्भाधान के विरुद्ध है। इन सब के बावजूद व्यक्ति को इन विधियों को इस्तेमाल करने के लिए विवश होना पड़ता है, फिर चाहे सगर्भता को रोकने या देरी करने या अंतरा रखने का कोई निजी कारण रहा हो। इसमें संदेह नहीं कि इन विधियों को व्यापक उपयोग ने जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि का रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये बात तो सही है। फिर भी इन उपायों के संभावित दुष्प्रभावों में जैसे कि मतली, उदरीय पीड़ा, है ना, ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि कहा भी था कि साइड इफेक्ट कम से कम हो, मतलब थोड़े बहुत साइड इफेक्ट तो होते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हो गई, लेकिन क्या क्या हो सकते हैं। बीच बीच में रक्तस्राव या अनियमित मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहां तक कि स्तन कैंसर जैसी बातें भी हो सकती हैं। इसलिए उन्होंने क्या लिखा है कि किसी शिक्षित चिकित्सा कर्मी द्वारा ही वो टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। यद्यपि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इनकी पूरी तरह उपेक्षा नहीं की जा सकती। नेक्स्ट चीज हमारे पास है सगर्भता का चिकित्सीय समापन। इसे कहा जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन, गर्भावस्था पूर्ण होने के पहले मतलब 9 महीने के पहले कभी भी, इसे गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। पूरी दुनिया में हर साल, ये डाटा दिया है तो आपको याद रखना है, लगभग 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं। मतलब आप समझ रहे कितना बड़ा डाटा है, हर साल कितना, 4.5 से 5 करोड़, जो कि संसार भर की कुल प्रेगनेंसी का लगभग कितना है, 1/5वां भाग है। यद्यपि एमटीपी में भावनात्मक है, नैतिक है, धार्मिक और सामाजिक पहलू, ये 4 शब्द दिए हैं। इन चारों शब्दों को याद रखिएगा। भावनात्मक, नैतिक, धार्मिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े होने के कारण बहुत से देशों में यह बहस जारी है कि चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृति या कानूनी बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में यह डाटा दिया है, तो आपको यह डाटा बिल्कुल याद रखना है। कब की बात चल रही है, 1971 में एमटीपी को कानूनी स्वीकृति प्रदान दी थी। इस प्रकार के प्रतिबंध क्यों लगाए गए थे? अंधाधुन और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज्यादा हो रहा है। एमटीपी आखिर क्यों, आखिर इसकी जरूरत क्या है? मान लीजिए कि कोई एक फीमेल प्रेग्नेंट है और वहां पर एमनियोसेंटेसिस से ये पता चलता है कि उस बच्चे में कोई गंभीर आनुवांशिक समस्या है, तो ऐसे में एमटीपी एडवाइजेबल रहती है। दूसरा, वहां पर इसलिए भी एडवाइजेबल हो सकती है कि अगर वो फीमेल उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेगी तो या तो उस फीमेल को या बच्चे को कोई ना कोई नुकसान है, वो उसके लिए क्या है, जानलेवा है, तो वहां पर भी एमटीपी जो है वो एडवाइजेबल है। इसका उत्तर अनचाही सगर्भता से मुक्ति पाना है, फिर चाहे वो लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं की वजह से हो। आगे देखें। कुछ विशेष मामलों में भी होती है जहां प्रेगनेंसी के बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण, ये देखिए, अथवा दोनों हो हानिकारक अथवा उसके लिए कैसी हो, घातक हो, तो ऐसे में एमटीपी की जा सकती है। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में, मतलब शुरुआत के 3 महीने,
कि 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला एमटीपी अपेक्षाकृत काफी सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि उस दौरान भ्रूण का आकार कैसा होता है, छोटा, है ना, तो वहां पर वो एमटीपी के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके बाद द्वितीय तिमाही में गर्भपात बहुत ही संकटपूर्ण या घातक होता है। इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली यह बात देखने में आई है कि अधिकतर एमटीपी किससे, गैर कानूनी रूप से, है ना, अकुशल नीम हकीमों से कराए जाते हैं, जो कि ना केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति जो सबसे टेंशन देने वाली वो ये है कि लिंग निर्धारण के लिए एमनियोसेंटेसिस का दुरुपयोग, यह प्रवृत्ति शहरी क्षेत्रों में क्या है, अधिक है, होता है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण क्या है, मादा है, एमटीपी कराया जाता है। दिक्कत यहां है, इससे मादा भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा बढ़ी। इससे क्या है, जो सेक्स रेशियो है वो गड़बड़ा जाता है कि पता चलने पर कि भ्रूण मादा है, एमटीपी कराया जाता है, जो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए, क्योंकि यह युवा मां और भ्रूण दोनों के लिए क्या है, खतरनाक है। असुरक्षित मैथुन से बचाव के प्रभावशाली परामर्श सेवाओं को देने तथा गैर कानूनी रूप से कराए गए गर्भपातों में जान जोखिम के बारे में बताए जाने के साथ साथ अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ताकि उपयुक्त हानिकारक प्रवृत्तियों को रोका जा सके। नेक्स्ट हमारे पास एसटीडीज, यौन संचारित रोग क्या क्या है हमारे पास, देखेंगे कि कोई भी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं उन्हें सामूहिक तौर पर क्या कहा जाता है, यौन संचारित संक्रमण या एसटीआई या रतिज वेनरल डिजीज अथवा आरटीआई जनन मार्ग रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन कहा जाता है, जैसे कि सुजाक, सिफिलिस, हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, ट्रिकोमोनियासिस, जेनाइटल वाट और हेपेटाइटिस बी, और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं घातक कौन है, एचआईवी एड्स। आज सामान्य यौन संचारित रोग हैं, इन सबके साथ साथ एचआईवी संक्रमण सर्वाधिक खतरनाक होता है। इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें से कुछ संक्रमण जैसे कि हेपेटाइटिस बी और एचआईवी के संक्रमण एक संक्रमित व्यक्ति के साझा प्रयोग वाली सुइयों, इससे भी फैल सकता है। शल्य क्रिया के औजारों तथा संदूषित रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर संक्रमित मां से उसके गर्भस्थ शिशु में संचारित हो सकते हैं। और जितनी भी यहां पर देखिए, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज और एचआईवी, तीनों की तीनों कैसी है, वायरल इंफेक्शन है, और वायरल इंफेक्शन इतनी आसानी से ठीक नहीं होते हैं। संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन रोग कैसे, पूरी तरीके से उपचार योग्य है, लेकिन ये पूरी तरह उपचार योग्य नहीं है, बशर्ते कि इन्हें शुरुआती अवस्था में पहचाना एवं इनका उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए। इन सभी रोगों के शुरुआती लक्षण कैसे हैं, बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं, जो कि जननी क्षेत्र गुप्तांगों में खुजली, तलछड़ाव आना, हल्का दर्द तथा सूजन आदि हो सकते हैं। संक्रमित स्त्रियां अलक्षणिक हो सकती हैं, एसिम्प्टोमेटिक होती हैं। दिक्कत यहां है क्योंकि अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो उन्हें अपने अंदर मौजूद इंफेक्शन का पता चलेगा नहीं, तो वो इलाज कराएंगे नहीं, लेकिन वो दूसरे लोगों में इस बीमारी को फैलाएंगे। कभी कभी उनमें संक्रमण के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं और इसलिए लंबे समय तक उनका पता नहीं चल पाता है। संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था में लक्षणों का प्रकट ना होना या उनका कम महत्वपूर्ण होना तथा यौन संचारित रोगों से जुड़े सामाजिक कलंक, ये एक पॉइंट दिया गया है कि लोग हेजिटेट करते हैं जब जेनाइटल्स में कोई इंफेक्शन होता है तो डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। सामाजिक कलंक वाला जो पॉइंट उन्होंने लिखा है का डर संक्रमित व्यक्ति को समय समय पर जांच और उचित उपचार से रोकता है। इसके कारण आगे चलकर जटिलताएं पैदा हो सकती है, जो कि क्या हो सकता है, पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, श्रोणि सूतज रोग, गर्भपात, मातृ शिशु जन्म, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है कि यहां पर आप देखें जो यूट्रस की बॉडी है उसके छोड़कर अगर कहीं प्रेगनेंसी होती है तो उसे कहा जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। स्टेरिलिटी अथवा जनन मार्ग का कैंसर भी हो सकता है। यौन संचारित संक्रमण स्वस्थ समाज के लिए खतरा है, इसलिए इनकी प्रारंभिक अवस्था में पहचान और रोग के उपचार को जनन स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम में अंतर्गत प्रमुखता दी गई है। यद्यपि सभी लोग इन संक्रमणों के प्रति अति संवेदनशील है, लेकिन 15 से 24 वर्ष की आयु, क्यों?
क्योंकि इस दौरान बच्चों को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होती है। इनकी घटनाएं बहुत अधिक संख्या में दर्ज की गई हैं। वह आयु वर्ग जिससे आप भी आते हैं, लेकिन घबराइए मत, इससे बचाव का उपाय क्या क्या है देखते हैं। आप ही के हाथों में है, आप इन संक्रमणों से पूरी तरह से मुक्त रह सकते हैं। कैसे? बशर्ते किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें, मैथुन के समय सदैव कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें। नेक्स्ट चीज हमारे में दी गई है स्टेरिलिटी, बंधता। बंधता में हमें यह देखना है कि बंधता होती क्या है और उसको कैसे करके ठीक किया जा सकता है। बंधता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंध हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चा पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक और यहां तक कि वे मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। भारतवर्ष में इस शब्द को याद रखिएगा, प्राय दंपतियों में बच्चा ना होने का दोष किसे दिया जाता है? स्त्रियों को ही दिया जाता है, जबकि प्राय ऐसा नहीं होता है। यह समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयों, बंधता क्लिनिक, स्टेरिलिटी क्लिनिक नैदानिक जांच में सहायक हो सकती है। इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चा पैदा करने में मदद दे सकती है। फिर भी जहां ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, वहां कुछ विशेष तकनीकों द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है, और यही चीजें कहलाती हैं ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। हिंदी में कहा जाता है सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। पहला दिया गया IVF, इसे बोला जाता है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है कि मान लो कोई एक दंपत्ति है और उनमें प्रॉब्लम आ रही है निषेचन में, तो यहां पर क्या होता है, या तो उसके पति से और यहाँ पे जो वाइफ है, एक से एग ले लिया, एक से स्पर्म ले लिया, दोनों को लेबोरेटरी में मेल कराया जाता है उनका। इसे बोला जाता है IVF, इन विट्रो। पात्र में क्या हो रहा है? निषेचन, इसलिए इस टेक्निक का नाम क्या दे दिया? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर से बाहर, कि निषेचन जो हो रहा है वो कहां हो रहा है? शरीर के बाहर हो रहा है। कि शरीर के बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन के द्वारा फिर क्या कर सकते हैं कि जैसे निषेचन कराया कहां हम लोगों ने? बाहर। और निषेचन करवाने के बाद हम उस जायगोट को या फिर उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देंगे कहां? फीमेल के अंदर। अगर हम जायगोट को दोबारा से ट्रांसफर करते हैं तो कहां करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। ये टेक्निक कहलाएगी क्या? जिफ्ट, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और अगर नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा हो गए तो उसे फैलोपियन ट्यूब में नहीं, सीधे सीधे कहां इंट्रोड्यूस करवाते हैं? गर्भाशय में। तब उसे कहा जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, है ना। तो अलग अलग टेक्निक हो सकती है, वो जिफ्ट हो सकती है या फिर ईटी हो सकती है। के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण, ये रहा ईटी। ऐसा उपाय हो सकता है इस विधि में, जिसे लोकप्रिय रूप से क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रयोगशाला में क्या? पत्नी का या दाता स्त्री का, दाता मतलब किसी और का भी ले सकते हैं, मान लो उस फीमेल में एक बन ही नहीं रहा है। अंडे से पति अथवा किसी दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणुओं को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में क्या? जायगोट बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। मतलब निषेचन कहां कराया? मादा शरीर के बाहर। नाम दिया पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस जायगोट, ये रहा, या प्रारंभिक भ्रूण कब तक? 8 ब्लास्टोमियर तक। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि कितनी स्टेज तक, कितनी सेल स्टेज तक उसे हम ट्रांसफर करते हैं। तो 8 सेल स्टेज, ब्लास्टोमियर तक को फैलोपियन नलिकाओं में स्थानांतरित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी, फैलोपियन स्थानांतरण, जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ZIFT कहते हैं। जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है उसे प्रवर्धन हेतु कहां? गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ये भी बोल सकते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए जीव निषेचन, हाँ ये भी कर सकते हैं। कि दिक्कत कहां है? दिक्कत निषेचन में नहीं है तो निषेचन कहां करवाएंगे? यहां पे करवाएंगे। जीव निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन।
से बनने वाले भ्रूणों का भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती तो हम किसी दाता स्त्री से अंडाणु ले सकते हैं। तब हम उससे क्या ले रहे हैं, गैमेट, और कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके फैलोपियन ट्यूब में। तब उसे कहा जाता है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट। अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है इसमें दाता से, क्योंकि वो खुद तो अंडाणु बना नहीं रही है, तो अंडाणु कहां से लेंगे, किसी दाता से। अंडाणु लेकर उन स्त्रियों की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण, जिसे नाम दिया क्या, गिफ्ट, कर दिया जाता है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए एक तकनीक ये भी है, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, है ना, कि यहां पर क्या किया जाता है, सीधे के सीधे स्पर्म को अंडाणु में इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट कर दिया जाता है। दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित, है ना, कर दिया जाता है। बंधुता के ऐसे मामलों में जिनमें पुरुष साथी स्त्री को वीर सेचित कर सकने में योग्य नहीं है, तो हम इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कर सकते हैं कि कोई मेल जो है वो फीमेल में स्पर्म को ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में स्पर्म को आर्टिफिशियली ट्रांसफर किया जाता है, जिसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कहते हैं। योग्य नहीं है अथवा जिसके स्खलित वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत ही कम है, ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन, याद रखिएगा, AI तकनीक से किया जा सकता है। इस तकनीक में क्या करेंगे, पति या फिर स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में या फिर उसके गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है, जिसे IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कहते हैं। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, विकल्प तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कौन सा विकल्प इस्तेमाल करेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर प्रॉब्लम किस में है और किस स्थिति में है, ठीक है। किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा क्रियाओं हेतु अति उच्च परिशुद्धतापूर्ण संचालन की आवश्यकता होती है और ये बहुत महंगी भी होती है। इसलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध है। स्पष्ट है कि इनके लाभ केवल कुछ सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक घटक भी काफी निर्धारक होते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य है संतान प्राप्ति, कि कैसे भी करके इन सारी टेक्निक से उन कपल्स को क्या मिले, संतान प्राप्ति मिले। और भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दीनहीन बच्चे हैं जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो वे जीवित नहीं रहेंगे। हमारा देश का कानून शिशु को कानूनी गोद लेने की इजाजत देता है। जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है और आखिर में हम लोग पढ़ते हैं इसका सारांश कि जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। ये पॉइंट हम लोग देख चुके हैं। दुनिया में हमारा देश पहला देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक स्वस्थ समाज को प्राप्त करने की कार्य योजनाएं बनाई है। ये सारी कार्य योजनाएं वर्तमान में जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आगे बढ़ाई जा रही हैं। जनन स्वास्थ्य हासिल करने की दिशा में लोगों के बीच जनन अंगों, किशोरावस्था और उससे जुड़े बदलावों, सुरक्षित एवं स्वच्छतापूर्ण यौन प्रक्रियाओं, HIV एड्स, इसको याद रखिएगा, सहित यौन संचारित संक्रमणों के बारे में परामर्श देना एवं जागरूकता पैदा करना इस दिशा में पहला कदम है। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा आर्तक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल में अनियमितताएं, प्रेगनेंसी संबंधी पहलुओं, प्रसव, चिकित्सीय सगर्भता समापन आदि से जुड़ी समस्याओं की देखभाल, इनके लिए चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना और जनन नियंत्रण, है ना, प्रसवोत्तर शिशु एवं माता की देखभाल एवं प्रबंधन संबंधी RCH कार्यक्रम, RCH मतलब रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। हमारे देश में कुल मिलाकर जनन स्वास्थ्य में सुधार दिख रहा है, ये बात तो सही है, जैसा कि घटी हुई शिशु एवं मातृ मृत्यु दर,
है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है। साथ ही यौन संचालित संक्रमणों की जल्दी ही पहचान एवं उनका उपचार, बंद दंपतियों की सहायता आदि भी बेहतर हुई है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तथा जीवन के रहन सहन की बेहतर परिस्थितियां होने के कारण जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। ये पॉइंट भी याद रखने के लायक है। को बढ़ावा मिला है। इस प्रकार की वृद्धि ने गर्भ निरोधक उपायों के सघन प्रचार को अनिवार्य बना दिया। आज के दौर में विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक उपाय उपलब्ध हैं। हम लोगों ने 5 तकनीकें देखी थी, कौन कौन सी? प्राकृतिक विधियां, रोधक विधियां, आईयूडीज, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और सर्जिकल। विभिन्न प्रकार के गर्भनिरोधक उपलब्ध है, जैसे कि प्राकृतिक या परंपरागत, रोधक, अंतःगर्भाशयी गोलियां या फिर इम्प्लांट शल्य विधियां। यद्यपि गर्भनिरोधक उपाय जनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक नहीं है, तथापि व्यक्ति को इन्हें उपयोग में लाने के लिए बाध्य किया जाता है ताकि व्यक्ति प्रेगनेंसी से बच सके या उसमें देरी करे अथवा प्रेगनेंसी के बीच क्या हो? अंतराल हो। हमारे देश में चिकित्सीय सगर्भता समापन MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। सामान्य रूप से चिकित्सीय सगर्भता का उपयोग बलात्कार जैसे मामलों में हुई अनचाही सगर्भता तथा सामान्य या कभी कभार यौन संबंधों आदि से पैदा हुई प्रेगनेंसी को समाप्त कराने हेतु किया जाता है। ऐसे मामलों में भी MTP किया जाता है जहां बार बार की प्रेगनेंसी मां अथवा भ्रूण या दोनों के लिए कैसी हो? हानिकारक हो। ये पॉइंट याद रखना, या तो मां के लिए या बच्चे के लिए या दोनों के लिए कैसी हो? हानिकारक हो। तो ऐसे में MTP को स्वीकृति दी जाती है या जानलेवा साबित हो रही है। यौन संबंधों द्वारा संचारित होने वाले संक्रमणों या रोगों को क्या कहा जाता है? यौन संचारित रोग या STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं। पैल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, मातृ शिशु जन्म अथवा बंधता जैसी जटिलताएं भी इनसे जुड़ी होती हैं। इन रोगों का जल्दी पता लगा लेने से इन्हें अच्छे से इलाज द्वारा ठीक किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अनजान व्यक्ति या बहुत सारे व्यक्तियों से मैथुन से बचना चाहिए, है ना। इसके साथ ही मैथुन के दौरान अनिवार्य रूप से कुछ सावधानियों के साथ साथ कॉन्डोम, ये याद रखिएगा कि कॉन्डोम का इस्तेमाल यौन संचालित रोगों से बचाव के कुछ सरल उपाय है। 2 वर्ष तक, ये ड्यूरेशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि कब हम उसे बोलेंगे कि वो कपल जो है वो स्टेराइल है, कि 2 वर्ष तक मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भधान न हो पाने की स्थिति को बंधता या स्टेरिलिटी कहते हैं। ऐसे निसंतान दंपतियों की मदद हेतु अब विभिन्न उपाय उपलब्ध हैं। पात्रे निषेचन, ये IVF अपन ने कहा था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद भ्रूण स्थानांतरण के द्वारा स्त्री के जनन मार्ग में भ्रूण को स्थापित करके संतान पाई जाती है। यह एक सामान्य विधि है जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम भी कहते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।